यू ऑल हैव स्टडीड ऑल द क्लासेस ना? सो हमने उस दिन पढ़ा था स्टैटिन्स. नाउ बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, ये क्या होते हैं? ये बिकॉज बाइल एसिड जो होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो ये उसको ही नहीं होने देते हैं. सो व्हाट दे डू, दे बाइंड बाइल एसिड्स इन द इंटेस्टाइन एंड इंटरप्ट देयर इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन. तुम लोग का बायोमेट्रिक्स चल रहा है क्या? सबका चलता है? क्योंकि ये तो करिए अभी, बाकी बच्चे तो नहीं कर रहे हैं. 2 बजे के बाद होता है. ओके, अब तुम ये बाद में करना है ना, अभी बैठ जाओ. तो इसकी वजह से क्या होगा, फीकल एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा बाइल सॉल्ट्स का और कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा. तो कोलेस्ट्रॉल ही अब्जॉर्ब नहीं होएगा तो सारा ट्राइग्लिसराइड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सारा कम हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट है इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं. एडवर्स इफेक्ट्स आर, सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज ये बाद में करना प्लीज, अभी तुम पहले क्लास अटेंड कर लो. ये एक ही बार करना होता है ना 2 से 3 में. हाँ तो आप बाद में कर लेना. आई लीव यू अ लिटिल अर्लियर. ओके, अभी आप बैठो 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 बैठो. सो इनका सबसे इंपॉर्टेंट एडीआर है दैट इट इज अनपैलेटेबल एंड इनकन्वीनियंट. ओके, इट हैज टू बी टेकन इन लार्ज डोजेस, और कई बार ये होता है ये ब्लोटिंग सेंसेशन कर देता है स्टमक में. एंड इट ऑल्सो इंटरफेयर्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी ड्रग्स. इसका मेनली यूज है टाइप 3 हाइपरलाइपोप्रोटीनीमिया, प्लूराइटिस, डिजिटालिस टॉक्सिसिटी. यू रिमेंबर डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, वहां पे भी इसका यूज है. और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी हम इसको यूज करते हैं. किसको? बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट. नाउ कमिंग टू आजो ड्रग इंटरैक्शंस. कोलेस्टायरामीन और कोलेस्टिपॉल ये क्या करते हैं, ये कुछ ड्रग्स के साथ में बाइंड हो जाते हैं और उनका अब्जॉर्प्शन इनहिबिट करते हैं. लाइक थायराइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, प्रोप्रेनोलॉल, लीवोथायरोक्सिन, डिजॉक्सिन. व्हाट इज वारफरिन? ओरल एंटीकोगुलेंट. खाली एंटीकोगुलेंट नहीं बोलना है क्योंकि एंटीकोगुलेंट तो हेपारिन भी है ना, ओरल एंटीकोगुलेंट है ये. एंड स्टैटिन्स. इट ऑल्सो रिड्यूसेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन के, फोलिक एसिड एंड असॉर्बिक एसिड. जिसके लिए अपन को बाइल सॉल्ट चाहिए होता है ना, वो सारी की सारी चीजों को ये इनहिबिट कर देता है अब्जॉर्प्शन में. नाउ नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, एजिटिमाइब. ये क्या करेगा, एक ट्रांसपोर्टर होता है, ये उसको इनहिबिट कर देता है, और वो ट्रांसपोर्टर का नाम है NPC1L1. नाइमन पिक लाइक, क्या है इसका फुल फॉर्म? आगे NPC1L1 नाइमन पिक लाइक 1C. आगे आओ, जल्दी आओ. कहाँ है ये अंजलि? NPC1L1 का फुल फॉर्म क्यों पढ़ के आना है आज आपको? अभी केस मिलेगा, वो डिस्कस करके आपको सॉल्व करना है यहीं के यहीं. पढ़ा है? ठीक है. सो ड्यू टू डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ऑफ द लिवर डिक्रीजेस एंड इट रिस्पॉन्ड्स बाय इंक्रीजिंग द रिसेप्टर्स ऑफ LDL. वो LDL के रिसेप्टर्स लिवर के ऊपर बढ़ जाएंगे और सारा का सारा LDL को वो अंदर ले लेंगे. और क्योंकि LDL ये जो सब जगह टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल सप्लाई करता है, अपन ने उसी को बुला लिया लिवर में, तो सारा कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा. So besides this, there is also a compensatory increase in cholesterol synthesis. तो क्या करें, अब हमें कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी रोकना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है. इसीलिए कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स के साथ में अगर अपन स्टैटिन्स देंगे ना तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा. वाई? बिकॉज जब अपन ये देंगे एजिटिमाइब तो देर कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस बढ़ जाएगा क्योंकि LDL रिसेप्टर्स बढ़ गए, सारा का सारा LDL लिवर ने अंदर ले लिया. तो इसीलिए to enhance cholesterol synthesis can be blocked by giving statins. It can be used alone or combined with statins for type 2A and type 2B hyperlipoproteinemia. इसके एडवर्स इफेक्ट्स है हेपेटिक डिस्फंक्शन एंड मायोसाइटिस. ये भी मायोपैथी करता है. और कौन करता है? स्टैटिन्स करते हैं, रैप्डोमायोलिसिस एंड मायोपैथी. नाउ नेक्स्ट है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर्स. ये होते हैं PPAR अल्फा एगोनिस्ट, और अपन PPAR गामा एगोनिस्ट पढ़ेंगे डायबिटीज में. अब जो नेक्स्ट आपकी यूनिट है ना ब्लड के बाद एंडोक्राइन है, वहां आप गामा पढ़ेंगे, तो ये आपको भूलना नहीं है. अल्फा में होता है क्लोफिब्रेट, बेजाफिब्रेट एंड फिनोफिब्रेट, एंड द नॉन हैलोजिनेटेड होता है जेमफिब्रोसिल. PPAR अल्फा एगोनिस्ट.
So what they do, they bind with PPAR alpha, agonist है, they increase the activity of lipoprotein lipase, उसकी वजह से fatty acids का oxidation बढ़ जाएगा और VLDL और triglyceride का level कम हो जाएगा. So they mainly decrease the levels of triglyceride along with fall in LDL and rise in HDL. So it is mainly used in type 3, type 4 and type 5 hyperlipoproteinemia. These are the adverse effects. Again, they are also causing myopathy. PPAR alpha agonists are also causing myopathy as an adverse effect. और अगर ये statins के साथ दिए जाएंगे तो risk will rise further. myopathy का incidence और बढ़ जाएगा. Then next है lipolysis and triglyceride synthesis inhibitors, जिसमें आता है niacin. Vitamin B complex में कौन सा vitamin होता है ये? B3. So water soluble B complex है one of the oldest drugs used for dyslipidemia. ठीक है, सबसे पुरानी जो यूज करते थे ना अपन यही यूज करते हैं. What it does, it inhibits intracellular lipolysis by lipases in adipocytes and decreases the flow of free fatty acids from adipose tissue to liver. तो इसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स ही कम है तो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स और VLDL भी कम बनेंगे. सो ये गंदे वाले कोलेस्ट्रॉल सबको कम कर देगा, अच्छा वाला HDL को बढ़ा देगा. नायसिन हैज मैक्सिमम HDL इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी. अगर किसी पेशेंट का HDL लेवल कम है, बाकी सब बॉर्डर लाइन है, अपन को चाहते हैं कि HDL लेवल इसका बढ़े, तो ड्रग ऑफ चॉइस विल बी नायसिन, जो HDL का लेवल बढ़ाती है. नायसिन HDL लेवल्स बढ़ाती है. जो सबसे पुरानी है ना वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है. ठीक है, आ जाओ. ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं. नाउ कमिंग टू मिसलेनियस ड्रग्स. पढ़ ली तुम सबने किताब में से? पढ़ी है या नहीं? यस और नो? जल्दी बोलो यार, फिर अपन को अभी ट्रीटमेंट भी पढ़ना है आगे. नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा सा देख लो, चाहो तो फोटो खींच लो. प्रोब्यूकॉल इज यूजफुल क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है. ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स ऑक्सीडेशन ऑफ LDL कोलेस्ट्रॉल एंड कॉजेज डिक्रीज इन द लेवल्स ऑफ बोथ LDL एंड HDL. ग्यूग्युलिपिड CDRI लखनऊ में डेवलप हुआ है. इट कॉजेज मॉडेस्ट डिक्रीज इन LDL एंड स्लाइट इंक्रीज इन HDL कोलेस्ट्रॉल. पर ग्यूग्युलिपिड का एडवर्स इफेक्ट होता है. स्टॉप टॉकिंग. एक तो लेट आ रहे हो, ऊपर से डिस्टर्ब और कर रहे हो सबको. It causes diarrhea as an adverse effect. Then avacimide, which is an inhibitor of ACAT1. ये एक cholesterol acyl transferase enzyme होता है which forms cholesterol esters from cholesterol. तो ये उसको inhibit करता है. Torcetrapib and anicetrapib ये क्या करते हैं? They increase the levels of HDL cholesterol by inhibiting the enzyme CETP, cholesterol ester triglyceride transport protein. And lomitapib, it acts by inhibiting MTP, microsomal triglyceride transfer protein, MTP. This protein is necessary for VLDL assembly and secretion in the liver. और VLDL से IDL बनेगा, LDL बनेगा, HDL बनेगा, तो VLDL को ये नहीं बनने देगा. तो ये 4-5 ड्रग्स नहीं है जो आपको आनी. तुम नाखून क्या खा रहे हो बैठ के? लिख क्यों नहीं रहे हो? तो ये सारी तो क्लासेस है. नाउ टेल मी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया. कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाएं, ये क्या रिस्क फैक्टर होते हैं किसी में? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? सबसे पहले डायबिटीज. चलो ठीक है. और सो व्हाट आर द, एक तो डायबिटीज आपने बताया रिस्क फैक्टर, और क्या होता है रिस्क फैक्टर? ओके. और एज कितनी? ये 10 साल का क्यों हमने गैप रखा है? रिलैक्सेशन बिकॉज ईस्ट्रोजन इज कार्डियो प्रोटेक्टिव. तो एथेरोस्क्लेरोसिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो सब फीमेल्स में लेट होएगा. सो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्लिपिडीमिया में क्या है? कुछ चीजें हमें याद रखनी है. दैट स्टैटिन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिस्लिपिडीमिया. लॉन्ग एक्टिंग स्टैटिन्स ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि राउंड द क्लॉक अगर वो रात को बेड टाइम पे ले रहा है तो वो पूरा दिन भर उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहे. तो उसमें रोसुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन एंड पीटावास्टैटिन, ये 3 आपको याद रखनी ही रखनी है. इसमें मैक्सिमम LDL जो रिडक्शन होता है वो होता है स्टैटिन से, HDL का इंक्रीज होता है नायसिन से, और ट्राइग्लिसराइड का फॉल होता है फिब्रेट से. ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं.
A fall in level of cholesterol by about 30% decreases the risk of coronary artery disease by about 40%. Imagine कि 30% अगर अपन कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे तो रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, MI, एंजाइना, ये सब 40% तक डिक्रीज हो जाएगा. And most of the drugs, what they do, they increase the LDL receptors by decreasing the hepatic cholesterol. So there is increased uptake of cholesterol rich LDL. पर इसके बाद इसमें क्या होता है साथ साथ कि कॉम्पनसेटरी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का राइज हो जाता है. तो हम यूजुअली स्टैटिन्स को साथ में ऐड कर देते हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स. कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को ही नहीं होने देंगी तो वहाँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा. And usually combination of drugs is given in severe hyperlipidemia. So the non-pharmacological management includes changes in lifestyle. For example, exercise, dietary modifications कि हम red meat कम करें, smoking, alcohol कम करें, fiber rich diet खाएं, whole wheat, whole grains खाएं, हम processed नहीं खाना है food, correction of modifiable risk factors. ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये हम कम करें. कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस एंड वेट रिडक्शन. BMI शुड बी विद इन नॉर्मल लिमिट्स. तो ये सब तो हुए नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिससे कि अगर कोई बॉर्डर लाइन केस है तो हम वहां पे ये सजेस्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट है ड्रग ट्रीटमेंट हम कब कब करेंगे. सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया शुड बी रूल्ड आउट बिफोर स्टार्टिंग ड्रग थेरेपी. हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रीजन. सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी टू सम डिजीज. तो हमें ये पता होना चाहिए कारण तो नहीं है कोई इसको डिसलिपिडेमिया का, तो पहले वो रूल आउट करेंगे. एंड हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स दे आर इंडिकेटेड इन फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, पेशेंट्स विद रिस्क ऑफ CAD, उसको फैमिली हिस्ट्री है, उसके पेरेंट्स को हो चुका है, वो खुद एक बार आ चुका है अटैक, तो वहां हम देंगे. पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, क्योंकि वहां ईस्ट्रोजन का कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट हट गया है. स्ट्रोक का पेशेंट है. TIA मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, PVD. पोस्ट बायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स को, स्मोकर्स को, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज मेलाइटिस. क्या एक मुझे कोई इंसान बताएगा कि पोस्ट MI के मरीज को हम और क्या देते हैं बिसाइड्स दिस? क्यों देते हैं? ठीक है, आता है ना वो सब एक्सप्लेनेशन, क्योंकि आपसे जरूर पूछा जाएगा. MI, एंजाइना, स्ट्रोक, ये सब बहुत कॉमन है, तो ये आना चाहिए कि इनकी इटियोलॉजी क्या है और इसे तुम अप्रोच कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे. अगर डिसलिपिडेमिया डायबिटीज मेलाइटिस एसोसिएटेड है, क्योंकि हम बहुत बार सुन रहे हैं रिस्क फैक्टर भी है, डायबिटीज मेलाइटिस हो तो हमें स्टार्ट करना होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई होता है, HDL लो होता है और LDL कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी मोर और लेस हाई रहता है. अगर LDL कोलेस्ट्रॉल इज लेस देन 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, इट शुड ऑलवेज बी रिड्यूस्ड. ठीक है. Statins are the drug of choice and they reduce acute events in coronary artery disease in diabetic patients. Metabolic syndromes अगर हैं, ये LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो कम नहीं है, वो ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा. हाँ, वो लेस मैंने गलत आ गया, आ जाओ. इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटिक स्टेट कॉन्स्टिट्यूट 5 रिस्क फैक्टर्स. इसमें होता है एब्डोमिनल ओबेसिटी, सिर्फ ट्रंकल अब्डोमिनल पेट आपका खूब मोटा, अपन ने देखा हुआ है बहुत सारे ओबीज लोग, बाकी सब पतले होते हैं, इधर इधर खूब चौड़ा चौड़ा सा वेस्ट होता है 50-60 इंच का. देन LDL कोलेस्ट्रॉल अगर आपका 150 मिलीग्राम % से ज्यादा है, HDL आपका 40 से कम अगर HDL और 150 से ज्यादा अगर LDL, तो अलार्म है ना, ये गड़बड़ है, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. BP इज मोर देन 130/85 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आपका 110 से ज्यादा है. अगर इनमें से कोई भी 3 रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं तो हम मान लेंगे कि पेशेंट इज एट रिस्क. और इसमें हमें वेट कम करना होगा, एक्सरसाइज करानी है, LDL और ट्राइग्लिसराइड कम करेंगे, HDL लेवल्स बढ़ाएंगे. ठीक है. ये है मेटाबॉलिक सिंड्रोम कि ये 3-4 चीजें, 5 में से अगर 3 चीजें भी हैं यानी पेशेंट इज एट रिस्क. ऑलराइट. तुम LDL और HDL जरूर याद रखना. HDL लेस देन 40, LDL मोर देन 150, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा.
नाउ हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया कब होगा? जब ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आर मोर देन 200 मिलीग्राम परसेंट आफ्टर करेक्टिंग लेवल्स ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जब हमने वेट रिडक्शन करके देख लिया, एक्सरसाइज कर ली, सारा लाइफस्टाइल उसने चेंज कर लिया, उसका ईटिंग हैबिट्स उसने ठीक कर ली, तो इस केस में या तो हम स्टैटिन्स अकेले देते हैं या फिर हम दूसरी ड्रग्स के साथ कंबाइन करके देंगे। जैसे कौन सी ड्रग दे सकते हैं? और फेनोफिब्रिट। ओके, सो लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर है तो कौन सी ड्रग होगी जो इंक्रीज करेगी एचडीएल लेवल्स? नायसिन इंक्रीजेस दी एचडीएल लेवल्स। ये याद रखना है, नायसिन जरूर जरूर करना है। और नंबर 2 होती है फिब्रेट्स। ठीक है, नाउ दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। ये तुम्हारे केडीटी में भी लिखे हैं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये रिस्क फैक्टर्स सारे याद होने चाहिए, क्योंकि CAD इज अ वेरी कॉमन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नाउ। तो इस पे आपके क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको आना चाहिए। जैसे हाइपरटेंशन है, ऐसे CAD भी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आपको आना चाहिए। द ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ प्लाज्मा लिपिड्स आर कि टोटल कोलेस्ट्रॉल अपना लेस देन 200 हो, जो अपन जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं हम ये चाहते हैं। LDL शुड आइडियली बी लेस देन 100, HDL शुड बी मोर देन 40 इन मेल्स एंड मोर देन 15 इन फीमेल्स, एंड ट्राइग्लिसराइड शुड बी लेस देन 150। ये तुम्हारा केडीटी में से, इसको हम छोड़ देते हैं। नाउ ये तो हमने कर ही लिया। नाउ अगर हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल इज लेस देन 150 तो हम क्या करेंगे? ट्रीट ऑन द बेसिस ऑफ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल 151 से लेके 199 मिलीग्राम परसेंट है, इन दैट केस वेट रिडक्शन करना है, एक्सरसाइज करानी है, स्मोकिंग, अल्कोहल छुड़वाना है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बेसिस पे हम उसे ट्रीट करेंगे कि उसका कौन सा कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल 200 से 499 मिलीग्राम परसेंट है प्लाज्मा में, तो हम ऑप्टिमल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल अचीव करेंगे और उसके बाद में स्टैटिन और नायसिन का डोज बढ़ाएंगे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, या फिर स्टैटिन को फिब्रेट के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर 500 से ज्यादा ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हैं तो सारे के सारे मेजर्स लेंगे एंड ट्रीटमेंट विद ड्रग कॉम्बिनेशंस इज प्रेफर्ड। एक ड्रग ऑब्वियसली काम नहीं करेगी उस केस में, क्योंकि हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल में अक्यूट पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। दिस इज द रिस्क। CAD तो होगा ही सही आगे जाके, पर अक्यूट केसेस में पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, अगेन ये तुम्हारा गाइडलाइंस है, ACC AHA गाइडलाइंस। आप जब भी किसी का ट्रीटमेंट लिखेंगे आप गाइडलाइन जरूर मेंशन करेंगे कि आपने कौन सी गाइडलाइन के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि ये ऐसा देना चाहिए, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो एंजाइना हो, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो CAD हो। हर एक में हम गाइडलाइन जरूर मेंशन करेंगे कि एज पर द गाइडलाइंस इसको ऐसा मॉनिटर करना चाहिए, इसको हमें इस पे स्टार्ट करना चाहिए, लो डोज देना चाहिए, HDL के लिए हमें ये देना चाहिए। बिकॉज मेरे कहने से नहीं है, ये टेक्स्ट बुक और ये गाइडलाइंस बोलती हैं कि यस, नायसिन HDL बढ़ाएगा, स्टैटिन्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग्स जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम करेंगे। अभी एक क्लिनिकल केस आपको, हाँ बोलो। कौन सा सेकंड और फोर्थ पॉइंट? तो इसमें एज भी तो आ गई है ना फोर्थ पॉइंट में, नॉन डायबिटिक एजेड 40 to 75 ईयर्स। और तुम ये देखो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल उसमें कितना है, मोर देन 190 है सेकंड पॉइंट में, फोर्थ वाले में 70 to 189 है। नहीं, एनी कंफ्यूजन? उधर क्या हो गया?